हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक हैं। हम लोग हैं चैप्टर नंबर 12 पे और चैप्टर नंबर 12 में हम लोग आए हैं लेक्चर नंबर 21 में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसा कि बच्चों हमने देखा था लेक्चर नंबर 20 में हमारा जो टॉपिक था वो कैपेसिटर था। कैपेसिटर के बारे में काफ़ी डिटेल जो है वो लेक्चर नंबर 20 में मैंने आप लोगों से डिस्कस की कि कैपेसिटर जो है वो बेसिकली क्या है, वो उसका फंक्शन क्या है, वो किस तरह से अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है और उसकी बेसिक्स जो है वो हमने सारी डिस्कस की थी। उम्मीद है आप सब लोगों ने वो वीडियो देख ली है और आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो मुझ तक पहुंच चुके हैं। उसके आंसर्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, एक एक्स्ट्रा वीडियो जो बनाएंगे इस लेक्चर के एंड पर, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो आपके उन क्वेश्चन से मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप लोगों ने लेक्चर 20 जो है वो बड़े जो है वो मतलब कि तवज्जो से आप लोगों ने देखा है और उसमें बड़े अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों ने जो है वो रेस किए हैं। तो बच्चों आज हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें इस टॉपिक में अभी हम एक तरह से वो जो लेक्चर 20 है उसकी कंटिन्यूटी है कि कैपेसिटर जो है वो क्या है और किस तरह से उसमें जो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या होती है और कैपेसिटेंस जो है वो किस तरह से अफेक्ट होती है, कैपेसिटेंस जो है वो किस तरह से बढ़ सकती है, कम हो सकती है, या कोई ऐसे फैक्टर्स जिनको यूज़ करके हम किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है उसको कम कर सकें या उसको बढ़ा सकें। तो आज हम उन फैक्टर्स पे या इस तरह से हमारी जो डिस्कशन या हमारा जो लेक्चर है वो कुछ इस तरफ होगा कैपेसिटेंस से रिलेटेड। तो जो कैपेसिटर की, जैसे मैंने कहा था, डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट टाइप्स में जो है वो उसकी जो कंस्ट्रक्शन या उसका जो स्ट्रक्चर होता है जब उसको बनाते हैं तो उस हवाले से उसकी डिफरेंट टाइप्स जो है वो मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक स्पेसिफ़िक जो है लास्ट वीडियो में भी हमने सिर्फ एक स्पेसिफ़िक टाइप जो है उसी को लेकर जो है वो डिस्कस किया था, ताकि हमें एक टाइप जो है जो कि सिंपलेस्ट है उन सारी टाइप्स में जो मैंने आपको बताई थी, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, जो कि दो पैरेलल मेटल प्लेट्स पे एक मुश्तमिल होता है। तो पहले इसमें यह है कि इसको अगर हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर जाएं तो फिर हम अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो दूसरी टाइप्स हैं, जिसमें सर्कुलर, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल टाइप्स वेरिएबल कैपेसिटर्स जो हैं, फिर उनको भी हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब कि हमें कोई एक अच्छी तरह से समझ आ जाए पहले। तो पैरेलल प्लेट जो है ये मोस्टली जो बुक्स हैं उनमें ये इंक्लूड होता है और इसी को डिस्कस किया जाता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है और इसको अंडरस्टैंड करना दूसरे कैपेसिटर की टाइप्स से एज़ कंपेयर जो है वो इजी है। तो इसीलिए आपके सिलेबस में भी पैरेलल प्लेट ही हमेशा जो है वो आप लोग देखते हैं। तो बच्चे पूछ रहे थे कि पैरेलल प्लेट ही क्यों, तो उसका तो ये सिंपलेस्ट आंसर है कि इसको अंडरस्टैंड करना जो है वो कंपैरेटिवली दूसरी टाइप से इजी है। तो जो इसकी कैपेसिटेंस जो है हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डिस्कस करनी है, तो चले शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है वो हमें पता है कि एक कैपेसिटर जो है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और वो दोनों पैरेलल प्लेट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये आप लोगों को मैंने लेक्चर नंबर 20 में जो है वो एक्सप्लेन किया था। आप लोगों के याद आनी चाहिए, याद आ रही होंगी। जैसे जैसे मैं ये ड्राइंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप लोगों को जो है वो याद आनी चाहिए कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो दोनों प्लेट्स होती हैं, एक तो ये कि ये मेटल प्लेट्स होती हैं, ठीक है, मेटल होना इनका ज़रूरी है। जब कैपेसिटर जो है वो बनता है तो उस टाइम ये दोनों प्लेट्स होती हैं, ये न्यूट्रल होती हैं। ये मैंने उस दिन लिखा था, जस्ट वर्बली बता देता हूँ। मेटल होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। और इन दोनों प्लेट्स की जो डायमेंशंस होती हैं, इनकी जो लेंथ है, इनकी जो विड्थ है, जो इनकी हाइट है, या डिफरेंट जो इसके पैरामीटर्स हैं, वो दोनों के सेम होते हैं, ठीक है। तीन होगी बातें। और लास्ट वन ये थी कि हम इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं एक एक्सटर्नल सोर्स से, और उस एक्सटर्नल सोर्स जो है उसकी एक ईएमएफ या उसकी एक वोल्टेज होती है, ठीक है। तो उस वोल्टेज को हम नाम दे देते हैं वी का। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक स्विच भी लगा सकते हैं। उस दिन मैंने नहीं लगाया था, एक स्विच लगा सकते हैं। स्विच इज़ फॉर टर्निंग ऑन एंड ऑफ समथिंग, इस तरह आप कह सकते हैं। तो बच्चों जैसे ही हम इस स्विच को टर्न ऑन करते हैं और ये दोनों प्लेट्स जो हैं ये न्यूट्रल होती हैं, स्टार्ट में इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी, वो ज़ीरो होता है।
और जैसे हम इस स्विच को ऑन करते हैं और ये जो बैटरी है वो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करती है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस प्लेट से रिमूव होंगे और इस प्लेट से रिमूव होते हुए बैटरी में से पास करेंगे, ठीक है ना। कुछ एक बच्चे ने ये भी पूछा था कि ये यहाँ पे क्या होगा, तो बैटरी में से इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे और पास करके बैटरी के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ बैटरी खुद से वर्क करके इसको शिफ्ट कर देगी इन इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, और फिर ये मूव करते हुए इस तरह से जो है वो पहुँचेंगे इस प्लेट तक। तो ये बेसिकली एक शिफ्टिंग है इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। फर्स्ट कर लें इस प्लेट का नाम ए है और इस प्लेट का नाम बी है। इन दोनों प्लेट्स में अब ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस के नतीजे में यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा बच्चों, जैसे ही चार्ज डिवेलप होना शुरू होता है, जैसे ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिवेलपमेंट ऑफ चार्ज, या इसके लिए एक और वर्ड है वो हम कहते हैं ग्रोथ ऑफ चार्ज, राइट। तो हम ये कहते हैं कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होगी। तो जैसे ही चार्ज की ग्रोथ स्टार्ट होती है दोनों प्लेट्स के ऊपर, तो अब इन दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो नहीं रहता, बल्कि वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ज़ीरो है, ज़ीरो से 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 8, 1, 2, 3 सो ऑन इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है वो इस गिवन वोल्टेज के इक्वल हो सकता है। तो ये इसमें इस तरह से वोल्टेज वेरी करता है। तो दोनों प्लेट्स जो हैं इसका वोल्टेज वेरी करेगा और फिर एक मैक्सिमम सिचुएशन बन जाएगी जिसमें ये होगा कि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी ये सारी प्लेट, और ये सारी प्लेट जो है ये मुकम्मल तौर पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो जिस वक्त ये सारा पोटेंशियल जो है, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दोनों प्लेट्स के दरमियान, जो कि इंक्रीज़ करेगा V0 से, ये हो जाएगा V मैक्स और ये इस V के इक्वल हो जाएगा। तो फिर इस V के लिए अब मुश्किल हो जाएगा कि अब इस इलेक्ट्रॉन को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से निकाल कर इस प्लेट के ऊपर ले आए। तो उस वक़्त हम कहते हैं कि अब ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जो है ये फुली चार्ज्ड है, ठीक है बच्चों। तो इस कैपेसिटर के ये प्रोसेस हुआ ज़ीरो से, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हुआ। अच्छा जी, अब देखिए बच्चों, इसमें हम ये कहते हैं कि ये जो हुआ प्रोसेस हुआ, अगर इसको हम मैथमेटिकली जो है वो लिखें, तो ये जो प्लेट है पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट, इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज है फ़र्ज़ कीजिए कि वो Q है और वो प्लस होगा, तो इस दूसरी प्लेट B के ऊपर जो चार्ज होगा वो भी Q ही होगा, लेकिन वो चार्ज नेगेटिव होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज की क्वांटिटी है, जो मैग्नीट्यूड है, वो सेम होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। और जब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम Q लेते हैं, राइट। वो Q जो है दैट इज़ अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट्स, राइट। आमतौर पे आप इसको कहें कि अगर हम कोई रूल वगैरह जो है वो, अगर कोई रूल बनाना चाहें तो रूल जो है वो इस तरह से बन सकता है कि आप ये कह लें कि हम जब भी चार्ज लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि चार्ज जो है वो हमने लिया है जो सिर्फ पॉजिटिव प्लेट के ऊपर है। ऐसे समझ लें, एज ए रूल समझ लें कि द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर जो है, जो हम इक्वेशन में लिखेंगे वो Q होगा जो पॉजिटिव प्लेट पे होगा। और ये अंडरस्टूड है कि दोनों प्लेट के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो मैथमेटिकली अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लिखें, ये जो अभी आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया, तो जो इसमें हमारे पास Q जो है दैट इज़ द चार्ज ऑन दिस प्लेट इज़ प्रोपोर्शनल टू V, राइट। Q और V मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं। जैसे जैसे चार्ज बिल्ड होता है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बिल्ड होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम जो है वो हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, तो इसकी जगह C आएगा, C टाइम्स V। तो ये जो C है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और बच्चों इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, राइट। इसको हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, राइट। तो आज बच्चों इसमें हम आगे चलते हैं यहाँ से, और कैपेसिटेंस से ही बात जो है वो आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, फ़र्ज़ करें कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है वो कोई मीडियम आ सकता है, राइट।
आप ये समझ लें मीडियम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान आ सकता है। मीडियम से मुराद ये है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है वो एयर है, राइट, फ्री स्पेस है, पेपर है, प्लास्टिक है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जैसा हमने, आपको याद है हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ में। कूलम्स लॉ में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाता है तो उस मीडियम के आ जाने की वजह से दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो अफेक्ट होती है। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट कि अगर ये दो प्लेट्स हैं, वो पॉइंट चार्जेस थे, वहाँ पर हमारे पास जो डिस्कशन थी, हमारी डिस्कशन में दो पॉइंट चार्जेस थे, Q1 और Q2, राइट, और बीच में हमको मीडियम लेके हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर भी चार्जेस हैं लेकिन वो पॉइंट चार्जेस नहीं है, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। जैसे इस प्लेट के ऊपर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है और इस प्लेट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, राइट। दिस इज़ वन प्लेट एंड दिस इज़ अनदर प्लेट, राइट। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मीडियम और अब यहाँ पे मीडियम हम डिस्कस करने लगे हैं। तो दो केसेस हम इसमें जो बनाएंगे मीडियम के हवाले से। एक में हम मीडियम लेते होते हैं फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स देयर इज़ नो मैटर, मैटर कोई नहीं है, मीन्स कोई पार्टिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, देयर इज़ फ्री स्पेस। और दूसरा फिर हम कोई और मीडियम लेते हैं और दोनों का फिर हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि इन दोनों जो है वो फ्री स्पेस और उस कोई और मीडियम जो है उसके आने से कितना अफेक्ट जो है वो हुआ। तो इस तरह से एक कंपैरिजन भी हो जाता है। तो इस कंपैरिजन में हम पहले जो है वो दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम लेते हैं, लेट्स से कि वो वैक्यूम ले लेते हैं, ठीक है। तो वैक्यूम जो है वो दोनों प्लेट्स के दरमियान हम ले लेते हैं और वैक्यूम को लेके डिस्कस करते हैं कि इसकी जो कैपेसिटेंस होगी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो कैपेसिटेंस क्या होगी। इस इक्वेशन से Q इक्वल सी V जो है, इस इक्वेशन से जो अगर हम कैपेसिटेंस निकालना चाहें C, तो हम लिख सकते हैं कि वो जो C है दैट इज़ इक्वल्स Q अपॉन V। ये हमारे पास कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए एक जनरल इक्वेशन जो है वो बन गई, जिसमें हम किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे केस 1 जो है वो हम हेडिंग बना लेते हैं कि हमारे पास केस जो है वो 1 है और इस केस 1 में मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज वैक्यूम, राइट। वैक्यूम जो है ये मीडियम होगा दोनों प्लेट्स के दरमियान। तो बच्चों यहाँ से मैं लिखता हूँ कि अब हमें कैपेसिटेंस जो है वो पता है, तो उस कैपेसिटेंस को हम इस तरह से लिखते हैं, वी नो दैट सी ओवर सी के साथ सब्सक्रिप्ट जो है वो छोटा सा ऐड करते हैं, सी फॉर कैपेसिटेंट एंड वी ए सी फॉर वैक्यूम। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन देयर इज़ अ मीडियम वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। तो फिर इसी इक्वेशन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस है दैट इज़ Q ओवर V अपॉन वैक्यूम, राइट। ये लिख लें आप लोग। उस इक्वेशन में थोड़ी सी हमने जो है वो चेंज की है, और वो चेंज ये की है कि C के साथ हमने एक सब्सक्रिप्ट जो है वो ऐड किया है और वो सब्सक्रिप्ट जो है वो VAC वैक्यूम, इसलिए कि जो हमारा केस है वो वैक्यूम है। तो जो यहाँ पे जो Q है दैट इज़ द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, राइट। और V वैक्यूम जो है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ क्रिएटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर व्हेन द मीडियम इज़ वैक्यूम। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बनी उस केस में जब दो प्लेट्स के दरमियान मीडियम वैक्यूम हो। अब देखिए बच्चों, हमें ये भी पता है, हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, वो उसका जो फॉर्मूला है, या उसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ये इस तरह से लिख सकते हैं कि V इक्वल्स E टाइम्स D। ये एक्सप्रेशन भी हमने पढ़ा था जिसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक रिलेशन हमने पढ़ा था, माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। ये आप लोगों को याद आ जाएगा। तो इस रिलेशन से
इस रिलेशन से हम समटाइम्स इसको डेल्टा वी को वी और डेल्टा आर सेपरेशन उसको डी लिख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख लेते हैं। और नेगेटिव साइन का मतलब था ऑपोजिट ई और डेल्टा वी, आपको याद होगा। तो इस इक्वेशन से अगर हम चाहें तो डी इधर आ जाए तो वी जो है दैट इज़ इक्वल्स ई टाइम्स डी। अब यहाँ पे बच्चों जो वी है दैट इज़ वी ऑफ वैक्यूम, राइट, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और ई जो है दैट विल बिकम ई ऑफ वैक्यूम, और डी जो है दैट इज़ सेपरेशन। ये तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन है। अब ई जो है ये आपको बच्चों याद होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब आप देखें कि जब ये दोनों प्लेट जो हैं, ये दोनों प्लेट्स जो हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो इन दोनों प्लेट्स जो हैं, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, राइट, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज शीट, राइट। ये हम लोगों ने पढ़ा था, या आपको याद आ जाएगा अभी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, राइट। तो डी जो है ये इन दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में ये जो ई होगा, ई ऑफ वैक्यूम, वो यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वैक्यूम वाला, और डी जो है वो दैट इज़ सेपरेशन। अच्छा बच्चों, अब इसमें अगर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में लगा दें तो हमारे पास सी का एक नया एक्सप्रेशन जो है वो बनता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर ये जो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वैक्यूम है, ये मैं लिखता हूँ कि वी हैव स्टडीड, ये चीज़ हमने थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ में पढ़ी थी। आप लोग ये लेक्चर देख सकते हैं, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर दो प्लेट्स हों जो कि ओपोजिटली चार्ज्ड हों, जैसा कि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो होती है, अगर उसको ई से रिप्रेजेंट करें तो वो होती है जो ई ओवर एप्सिलॉन नॉट, राइट। सिग्मा ओवर ई जो होती है वो होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आप लोग थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ में देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम सेकंड एप्लीकेशन से भी लिख सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन में ये था कि हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिंगल शीट की वजह से फाइंड की थी। अगर ये सिंगल शीट है तो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह अगर नेगेटिव प्लेट जो है अगर वो अलहदा से ले ली जाए तो उस नेगेटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो भी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब इन दोनों इंटेंसिटीज़ को हम ऐड कर लेंगे तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास आएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों को ऐड कर लें तो सिंगल शीट से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि सिंगल शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ई, वो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो दोनों प्लेट्स की ही ये इंटेंसिटी होगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इट मीन्स दोनों की वजह से अगर जब वो दोनों को ऐड करेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो वो ये वाली बन जाएगी, ठीक है। तो आप सेकंड एप्लीकेशन या थर्ड एप्लीकेशन जहाँ से भी इसको चाहें याद रख सकते हैं। इसमें बच्चों ये जो था सिग्मा था, यहाँ पर जो सिग्मा होता है, सिग्मा को हम डिफाइन करते हैं, सिग्मा जो है ये होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सिग्मा इज क्यू अपॉन ए, राइट। क्यू इज द चार्ज divided by the total area, total charge on the plate of on this plate, total charge on this plate divided by total area, that gives us sigma, that is surface charge density। अब ये जो प्लेट है कैपेसिटर की, इसके ऊपर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एक सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, उसको हम सिग्मा कहेंगे, वो होगी क्यू अपॉन ए, ठीक है बच्चों। अब अगर इस सिग्मा की वैल्यू को इस ई में यूज़ किया जाए तो हमारे पास जो ई है, ई वैक्यूम वाला ई जो है, ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम कह देंगे दिस इज सिग्मा जो है वो हो गया क्यू ओवर ए और साथ एप्सिलॉन नॉट। तो ई ऑफ वैक्यूम, इन दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ई, वो होगी क्यू ओवर ए टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब इस ई की वैल्यू को हम इस वी में रिप्लेस करते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो रिप्लेस इन इक्वेशन नंबर 2,
तो हमारे पास जो V आ जाएगा, वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वैक्यूम, वो आ जाएगा E ऑफ वैक्यूम, जिसकी ये वाली वैल्यू है हमारे पास Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट टाइम्स D। ठीक है जी। और इस वैल्यू को रिप्लेस कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम कहते हैं रिप्लेस इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। तो हमारे पास जो C है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन वैक्यूम इज़ द मीडियम बिटवीन प्लेट्स, तो वो हमारे पास आ जाएगी Q ओवर, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी V की, वो लिखी हुई है हमारे पास, दैट इज़ QD ओवर A टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हमारे पास Q जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम लिख सकते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस होगी वैक्यूम वाली, ये ऊपर चला जाएगी ये वैल्यू, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये जो हमारे पास जो है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया, जो हमें बताता है कि किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, जबकि उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो वैक्यूम है, तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो ये वाला एक्सप्रेशन बताता है कि वो ये होगी। ठीक है बच्चों। तो ये जो है ये मैथमेटिकली हमने इसका जो एक्सप्रेशन है कैपेसिटेंस का, वो हमने यहाँ से ड्राइव कर लिया। ठीक है बच्चों। चलो, ये तो सिंपल होगी बात। अच्छा, एक बात अब मैं यहाँ आपसे करना चाहता हूँ, आपको लेक्चर नंबर 20 का जो है वो हवाला देता हूँ। लेक्चर नंबर 20 में आपको याद होगा जो मैंने आपसे कहा था कि किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो Q और V की रेशियो है, राइट। Q और V की रेशियो है। कैपेसिटेंस की यूनिट भी आपको उसमें बताए थे, फैरड। और लेट्स से कि अगर 1 फैरड की हम बात करें, तो 1 फैरड का मतलब ये होता है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान दोनों प्लेट में एक कूलम चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, इस प्लेट के ऊपर एक कूलम चार्ज है और इस प्लेट के ऊपर भी फिर एक कूलम चार्ज ही है, तो एक कूलम चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, और उस एक कूलम चार्ज के ट्रांसफ़र होने के नतीजे में इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वो 1 वोल्ट हुआ। इसी तरह जो 2 फैरड था वो ये था कि 2 फैरड के लिए अब इन दोनों प्लेट्स की जो डायमेंशंस हैं ये चेंज हो जाएंगी, कुछ प्लेट्स बड़ी हो जाएंगी, शायद चौड़ी हो जाएंगी, या कुछ चेंजेस आएंगी इनमें, सेपरेशन चेंज हो जाएगी। तो होगा ये कि अब 2 कूलम चार्ज स्टोर होगा, और उस 2 कूलम के नतीजे में दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट जो है वो क्रिएट होगा। तो उस दिन मैंने आपसे कहा था कि C जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, ये बेसिकली दोनों की रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों की रेशियो का आंसर है Q और V की रेशियो, Q और V की वैल्यूज़ का आंसर है C। बट एक्चुअली जो C है, एक्चुअली जो कैपेसिटेंस है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वहाँ पर मैंने ये फैक्टर लिखवा दिए थे, 3 फैक्टर्स मैंने जो है वहाँ पे लिखवाए थे। उसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें ये तीनों फैक्टर यहाँ नज़र भी आ रहे हैं कि वो तीनों फैक्टर्स ऐसे ही हैं। तो इसमें जो कैपिटल A है, इस कैपिटल A का मतलब है इस प्लेट का, कैपेसिटर की एक प्लेट का एरिया। अब एरिया जो है वो लेंथ इंटू विड्थ में बनता है। ठीक है ना, आपको मैंने लिखवाया था कि उसकी डायमेंशन, इसको मैंने वर्ड डायमेंशन में बताया था कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, डायमेंशन ऑफ द प्लेट्स इस पर डिपेंड करता है। दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ये आज भी मैंने स्टार्ट में कहा है। और दूसरा जो मैंने कहा था कि D जो है स्मॉल d दैट इज़ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, उस दिन लिखवाया था, आज भी ये देखें एक्सप्रेशन में वैसे ही आ गया कि दोनों प्लेट्स के दरमियान अगर आप सेपरेशन जो है उसको चेंज करते हैं तो उससे कैपेसिटेंस पे इफेक्ट होता है। और तीसरी चीज़ जो है वो एप्सिलॉन नॉट है, विच मीन्स फ्री स्पेस बिटवीन, फ्री स्पेस और वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स। तो बच्चों इस केस में, फ्री स्पेस के केस में जो है वो इट मीन्स के मीडियम पे भी कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि इस तरह से ये तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर जो है हमारा केस 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने कहा कि मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज़ वैक्यूम और फ्री स्पेस। ठीक है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट जो है वो होता है। अब दूसरा ये है कि हम एज्यूम करते हैं कि अब दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है वो कोई मीडियम आ गया है, विच इज़ अदर देन द मीडियम इज़ अदर देन वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो उस केस में जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है उस पर जो है वो क्या अफेक्ट होगा। उसके बच्चों 2 तरह से आप लोग उसको जो है वो याद रख सकते हैं। एक तो ये है कि नए सिरे से केस 2 लिख के हम इस एक्सप्रेशन को जो है वो दोबारा से ड्राइव करें। तो कुछ बच्चों को मैं एज ए शॉर्ट ट्रिक जो है वो बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे एक्सप्रेशन में जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा
इस फाइनल एक्सप्रेशन में ये जो एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसको हम कहते हैं, इसके साथ आ जाएगा एप्सिलॉन आर, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। उम्मीद है आप इन दोनों टर्म से वाकिफ़ हैं, आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो कूलम्स लॉ और उसके बाद वाले वो देख लिए हैं आप लोगों ने। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है उसके साथ आ जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो ये जो है वो कैपेसिटेंस बन जाएगी उस केस में जब दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई और मीडियम जो है वो आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये सीधा सा एक ट्रिक है कि आप ये याद रख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाएगा। दूसरा ये है कि हम इसको बाकायदा इस तरह से जो है वो इसको हम इक्वेशन वाइज जो है वो बना लें, ऐसे ही इसको भी डिस्कस कर लें जैसे अभी हमने इसको जो है वो डिस्कस किया है। तो उसमें जो ये है कि हमारे पास जो केस 2 है, केस 2 इसी में चेंजेस करते हैं। केस 2 जो हमारे पास बनेगा दैट से इसमें ये है कि हमारे पास जो मीडियम है वो अब वैक्यूम नहीं है, बल्कि हमारे पास मीडियम जो है ये कोई डाई इलेक्ट्रिक है, राइट। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। इसमें पेपर, डाई इलेक्ट्रिक मीन्स पेपर, कोई भी इंसुलेटर, ठीक है, पेपर, प्लास्टिक्स, रबर्स, इस तरह से कोई भी ऐसा मीडियम जो जिसमें करंट का फ्लो ना हो, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली पास नहीं कर सकें, तो उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो उस केस में कि दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है वो मीडियम आ गया है, तो जो देखें कि अब जो है हम एज्यूम करते हैं कि दोनों प्लेट्स के दरमियान, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक मीडियम है, और ये जो मीडियम है ये एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। इस मीडियम में से करंट पास नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस मीडियम में से पास नहीं कर सकते। तो इस डाई इलेक्ट्रिक को रख के तो कैपेसिटर की जो दोनों मेटल प्लेट्स हैं उसको स्क्वीज़ कर दिया, उसको दोनों जो है वो आप समझ लें कि जैसे एक पेपर की शीट है, एक पेपर जो है वो लिया और उस पेपर को दोनों मेटल प्लेट्स के दरमियान रख के तो इसको दबा दिया ऐसे। तो अब ये जो है इस तरह से कैपेसिटर जो है वो बन गया, ये ऐसा कैपेसिटर बन गया जिसमें डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो एक पेपर है। तो इस को हम कहेंगे दैट इज़ केस 2 व्हेन डाई इलेक्ट्रिक इज़ प्लेस्ड। अब देखें बच्चों, इस केस में जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी, यही भी मैं थोड़ी थोड़ी चेंजेस करता हूँ। अब वो वैक्यूम जो है वो हम हटा देंगे सी के साथ, और सी के साथ हम लिख देंगे कि अब कोई और डाई इलेक्ट्रिक है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं मीडियम, MED सब्सक्रिप्ट जो है वो यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह बिल्कुल V के साथ भी हम यूज़ कर लेंगे NED। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस अब हम फाइंड करने लगे हैं उस कैपेसिटर की जब उन दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम मौजूद है, विच इज़ अदर दैन फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है वो अब क्या होगा, दैट इज़ V एंड दैट डिपेंड्स ऑन मीडियम, राइट। तो अब बिल्कुल इसी तरह अब ये वाली जो इक्वेशन थी VAC, ये भी अब चेंज होगी, दैट इज़ नाउ V इज़ V ऑफ मीडियम, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज़ प्लेस्ड। और यहाँ पे जो E है फिर अब डेफिनेटली जो E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, अब वो भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी जो इस मीडियम की मौजूदगी की वजह से होगी। तो D जो है स्मॉल d, दैट इज़ सेपरेशन, इसका जो है वो मीडियम से इफेक्ट नहीं है। ये लेट्स से कि ये वही है जो फ्री स्पेस के या वैक्यूम के केस में थी, तो अब भी ये वही स्पेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिचुएशन बन गई। अब जो ये जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, अब उसी तरह से बिल्कुल के दो प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उनकी टोटल वो बनेगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसमें जो ये है कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है दो प्लेट्स के दरमियान, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है E दोनों प्लेट्स के दरमियान, E मीडियम, अब जो है उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर। ये जो चीज़ जो है ये अब हमें देखना पड़ेगी कि ये इस तरह से थोड़ी सी चेंज आएगी इसमें। एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर जो है दैट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होती है, जब हम एप्सिलॉन नॉट को
और एप्सिलॉन आर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जो है ये बनती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, राइट, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बनती है। रिलेटिव परमिटिविटी जो है, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी एक टेबल है जिसमें डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो लिखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिलेटिव परमिटिविटी है ग्लास की, फ़र्ज़ कर लें जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास जो है दैट इज़ 5। इस 5 का मतलब ये होता है कि जो ग्लास का अफेक्ट है, ग्लास का जो अफेक्ट है वो 5 टाइम्स है फ्री स्पेस या वैक्यूम के, राइट। अगर वैक्यूम है और हम वैक्यूम की बजाय ग्लास रख देते हैं तो इट मीन्स कि अब दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इफेक्ट है वो 5 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 5 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर जो है वो लेते हैं रबड़ लेते हैं तो 3 से 4 है उसकी डिफरेंट। इसी तरह अगर वाटर ले लेते हैं तो 80 है। तो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं रिलेटिव परमिटिविटीज़ की। तो जो भी रिलेटिव परमिटिविटी होगा, जैसे पेपर है, पेपर का भी रिलेटिव परमिटिविटी होगा, तो उस नंबर को जब हम एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम परमिटिविटी ऑफ द पेपर। तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो अब वो होगी यहाँ पर जो उस पेपर की मौजूदगी में होगी। ठीक है बच्चों। तो अब ये जो चेंज है ये यहाँ पे आएगी, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसके साथ एप्सिलॉन आर आएगा। तो फिर उसके बाद बेटे ये जो सिग्मा है इसको हम वैसे ही बताएंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये क्यू ओवर ए होती है। तो फिर इसके बाद अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बनेगी वो अब डेफिनेटली सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है इसके साथ एप्सिलॉन आर आएगा। तो अब सिग्मा की वैल्यू अगर ये पुट कर दी जाए तो फिर एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर इस वैल्यू को जब हम ई की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे, तो ई की जगह जब ये वाली वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी जो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे या वैल्यू जो इसकी बनेगी वो यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन आर। और उसके बाद जब इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे 1 में तो जो वैल्यू ऑफ मीडियम आएगी, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम आएगी वो Q से Q कैंसिल होगा और यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी आएगा। ठीक है। तो उसके बाद जो फाइनल आंसर बनेगा कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद मीडियम, वो जो आंसर बनेगा बच्चों उस आंसर में फिर यहाँ पर एप्सिलॉन आर जो है वो आ जाएगा, जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा। तो जो कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो मीडियम के साथ जो होगी उसका जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपके सामने है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम उस एक्सप्रेशन से कंपेयर करें जिसमें फ्री स्पेस या वैक्यूम थी तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो फैक्टर है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी वाला फैक्टर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है एप्सिलॉन आर से। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि जो कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम है वो बच्चों इक्वल है कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम, राइट, टाइम्स एप्सिलॉन आर। ये भी आप कह सकते हैं, ये भी एक इक्वेशन है जो हमारे एग्ज़ाम में एज ए MCQ जो है वो आ सकती है। तो एज ए MCQ आपने इसको याद रखना है कि कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम जो है किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है विद मीडियम अदर देन फ्री स्पेस एंड वैक्यूम दैट इज़ इक्वल्स टू कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम टाइम्स एप्सिलॉन आर। ये जो एप्सिलॉन आर है ये रिलेटिव परमिटिविटी होगा उस मीडियम का जिसको हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखा है। ठीक है बच्चों। और इसको इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, यहाँ से जो एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर जो है उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू कैपेसिटेंस विद मीडियम और उसके बाद कैपेसिटेंस और विद वैक्यूम। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है दैट इज़ एक्चुअली इज़ द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम विद कैपेसिटेंस टू वैक्यूम। तो ये जो एक्सप्रेशन जो है ये फ़िलहाल हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव किए और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप इजीली जो है वो किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसको आप इजीली जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम इसके एक और रिज़ल्ट जो है उसको
यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलो यहाँ पे इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। देखें बच्चों, आप लोग इस चीज़ को इस तरह से देखें कि जो कैपेसिटेंस विद मीडियम है, कैपेसिटेंस विद मीडियम जो है दैट इज़ इक्वल्स टू कैपेसिटेंस विद वैक्यूम टाइम्स एप्सिलॉन आर। तो कैपेसिटेंस विद मीडियम जो है वो हम कह सकते हैं कि किसी कैपेसिटर की मीडियम के साथ जो कैपेसिटेंस है दैट इज़ ग्रेटर दैन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद वैक्यूम। यानी ये चीज़ हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है, सी मीडियम इज़ ग्रेटर दैन सी वैक्यूम। तो मीडियम के साथ जो कैपेसिटेंस है यहाँ से भी हम इसको ले सकते हैं, वो वैक्यूम की कैपेसिटेंस से जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, ये बात आपने जो है वो याद रखनी है कि मीडियम की कैपेसिटेंस जो है वो वैक्यूम की कैपेसिटेंस से ज़्यादा होती है। ये भी इसका एक MCQ है जो आपने याद रखना है। अब थोड़ा सा अगर हम इस पे बात करें कि ये क्यों जो है क्यों इस तरह से होता है, अगर क्यों की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है वो मैथमेटिकली भी इसकी जो है वो रीज़निंग है और हमारे पास लॉजिकल रीज़निंग भी इसकी है। मैथमेटिकल रीज़निंग जो है ये आप देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये देखिए बच्चों, जो मैथमेटिकल रीज़निंग है हम यहाँ पर अगर बात करें तो किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है उसके आ जाने की वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों प्लेट्स के दरमियान वीक हो जाता है, राइट। अब जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है तो अल्टीमेटली ये इन दोनों प्लेट्स जो हैं इनके ऊपर मौजूद जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस V है उसको कम कर देता है। ठीक है, मतलब आप अगर इस चीज़ को यूँ देखें कि जो E है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब इसकी क्या वजह है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के डिक्रीज़ होने की? इसकी भी जो वजह जो है वो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है इस प्रोसेस की वजह से इन दोनों इस प्रोसेस की इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाती है। ठीक है, चलें इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को भी यहीं पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी डाइलेक्ट्रिक के एटम्स जो हैं वो पोलराइज्ड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, जो ये हमारे पास एक प्लेट है, एक कैपेसिटर की एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है और बीच में जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो हमने रखा है। अब जो डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है वो एटम्स पे जो है वो मुश्तमिल है। वो तो वैसे तो हर मटेरियल एटम्स पे मुश्तमिल है। डाइलेक्ट्रिक के जो एटम्स होते हैं वो एज ए होल न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, अगर ये एटम है एक डाइलेक्ट्रिक का, लेट्स से कि ये एक एटम है तो एज ए होल ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है, इक्वल है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा नहीं है। ठीक है, दिस इज़ न्यूट्रल एटम। अब होता ये है कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक इस प्लेट्स के दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखा जाता है, जैसा कि एक एटम है, लेट्स से कि ये एक एटम है, राइट, तो इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट्स के दरमियान रखे जाने की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक का ये जो एटम है, ये एटम जो है इसके जो नेगेटिव चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक तरफ को शिफ्ट हो जाते हैं और जो पॉजिटिव है, न्यूक्लियस है उसका, वो दूसरी तरफ को शिफ्ट हो जाता है, राइट। आप ये कह लें कि अगर ये प्लेट पॉजिटिव है और ये एटम जो है वो इस तरफ को पॉजिटिव के करीब है तो डेफिनेटली नेगेटिव चार्जेस जो है वो इसके इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी तरफ को उससे अवे हो जाएगा। पॉजिटिव उसको अवे कर देगा रिपल्शन की वजह से और नेगेटिव को अपने करीब कर लेगा। तो ये जो एटम है ये पोलराइज्ड हो गया, राइट। अब आपने ये याद रखना है कि ये जो किसी एटम का एक क्लासिकल स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, एक पाथ्स में, डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स में मूव कर रहे हैं। तो पोलराइजेशन में ये हुआ है
कि ये जो एटम है इसकी थोड़ी विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करूँ तो वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। वो इस तरह से हुई है कि अब जो इसके ऑर्बिट्स हैं वो थोड़े से यूं हो गए हैं कि जिसमें ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से हुआ है कि ये तो न्यूट्रल एटम है, ठीक है। और ये देखिए ये यहाँ क्या हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अभी भी रूट घूम तो रहे हैं, ये नहीं कि घूमना उन्होंने छोड़ दिया। ये जो पोलराइज्ड हो जाते हैं एटम जब पोलराइज्ड हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बस उसमें ये हुआ है कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, इन नेगेटिव चार्जेस की जो मूवमेंट है वो अगर हम टाइम में कैलकुलेट करें कि जब ये 1 सेकंड में अगर ये फ़र्ज़ करें कि एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है, तो अब उस 1 सेकंड का जो 99% टाइम है 1 सेकंड का, वो अब इस साइड पे गुजारेगा और 1% जो टाइम है वो इस तरफ गुजारेगा। तो एज ए होल या मोस्ट ऑफ द टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो स्टे है वो इस तरफ को शिफ्ट हो गया है इस प्लेट की मौजूदगी की वजह से। तो ओवरऑल अब ये जो है ये पॉजिटिव हो गया, न्यूक्लियस पॉजिटिव है वो इस तरफ को हो गया और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव जो हैं वो इस तरफ को हो गए। तो ये जो एटम है, इस एटम के बारे में हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये पोलराइज्ड हो गया, राइट। पोलराइज्ड मीन इसके पोल्स बन गए, इसके 2 पोल्स बन गए, एक इसका नेगेटिव पोल बन गया और दूसरा इसका पॉजिटिव पोल बन गया। तो इस कॉन्सेप्ट पे जितने भी बच्चों इसमें डाइइलेक्ट्रिक के जो एटम्स होंगे वो सारे जो एटम्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे उन तमाम एटम्स में पोलराइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, तमाम एटम्स पोलराइज्ड हो जाएंगे और इस पोलराइजेशन की वजह से फिर क्या होगा वो अब हम बात करते हैं कि ई डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप लोग जो है वो समझ गए कि पोलराइजेशन जो है ये क्या है। ये आपके एक अलग से जो है बच्चों ये एक पैराग्राफ भी है आपकी बुक में पोलराइजेशन, उसको मैंने इसी में कवर कर दिया, आप लोग इसी से इसको अंडरस्टैंड कर जाएं। तो ठीक है बच्चों, पोलराइजेशन समझ आ गई कि ये जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हम रखेंगे, बेसिकली इस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के जो एटम्स हैं वो पोलराइज्ड हो गए और उनमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो गए पॉजिटिव प्लेट की तरफ और पॉजिटिव जो है वो शिफ्ट हो गए नेगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक है बच्चों। अब ये जो पोलराइजेशन हुई है, ये जो डाईपोल्स बने हैं, ठीक है, डाईपोल भी कहेंगे इसको, डाई मीन्स 2, पोल्स मीन्स ये जो नेगेटिव पॉजिटिव, तो डाईपोल बन गए। तो अब ये हुआ कि ये जो प्लेट है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, आप लोगों को थकना नहीं है, आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है तो ज़रा स्ट्रॉन्ग होकर बैठना है आपने। तो ये जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज शीट है और ये बीच में जो है वो डाइइलेक्ट्रिक, तो इस डाइइलेक्ट्रिक में इस तरफ जो है ये नेगेटिव चार्जेस और इस तरफ जो है ये पॉजिटिव चार्जेस। तो बच्चे ये जो डाइइलेक्ट्रिक है उसके साथ तो ये होगा, ये जो डाइइलेक्ट्रिक हमने रखा इस डाइइलेक्ट्रिक के साथ ये होगा, ठीक है। अब फिर से ये आइडिया पॉइंट क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना है इसका, बस इलेक्ट्रॉन्स इधर ज़्यादा टाइम गुजारेंगे उधर कम टाइम गुजारेंगे। तो इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव शिफ्ट हो गए। अब जो दोनों प्लेट्स के दरमियान ई था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन प्लेट्स ए एंड बी, इस प्लेट का नाम ए और इस प्लेट का नाम बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन प्लेट ए एंड बी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये वीक हो गई, इस वजह से वीक हुई क्योंकि यहाँ पर एक और फील्ड क्रिएट हो गया और उस फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस फील्ड के ओपोजिट है, ठीक है बच्चों। तो इस फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्शन है वो इस फील्ड के ओपोजिट है। तो यहाँ पर बच्चों एक तो फील्ड है ई से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, सॉरी ए प्लेट से बी की तरफ, और एक है इस डाइइलेक्ट्रिक का फील्ड। तो उस वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन प्लेट्स ए एंड बी डिक्रीजेस, ठीक है बच्चों, ये समझ आ गई जो मैंने शुरू में कहा था कि ई डिक्रीजेस। अब जो जब ई डिक्रीज करता है, जब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है तो उसकी वजह से जो दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज कर जाता है, राइट। जो V है ये देखिए आप, हमें पता है कि V जो है दैट इज इक्वल्स E टाइम्स D। अब आप देखें ये जो E है
ये अगर डिक्रीज़ कर जाता है, ई अगर डिक्रीज़ कर जाता है तो फिर डेफिनेटली वी भी जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, बिकॉज वी डिपेंड्स ऑन ई। तो जब ई डिक्रीज़ किया तो उसके साथ जो है वो वी भी डिक्रीज़ कर दिया। अब जैसे ही दोनों प्लेट्स के दरमियान, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान वी डिक्रीज़ करता है, तो आपको पता है सी जो है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। अब जैसे ही ये जो वी है ये डिक्रीज़ कर जाता है, ये वी डिक्रीज़ करता है, तो ओवरऑल जो कैपेसिटेंस है ये इंक्रीज़ कर जाती है। कैपेसिटेंस, उस कैपेसिटर के अंदर जो उसकी एबिलिटी है टू स्टोर द चार्ज वो बढ़ जाती है। अब जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस से कम होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जब ज़्यादा होता है तो इट हैज़ द एबिलिटी टू फर्दर मूव द चार्जेस फ्रॉम प्लेट ए टू बी। अब मज़ीद चार्ज जो है वो ए से बी प्लेट पे ट्रांसफ़र हो जाए, और जब मज़ीद चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है तो इट मीन्स कि इस कैपेसिटर की जो चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी है वो अब पहले से थोड़ी और ज़्यादा हो गई। ठीक है ना, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि दोनों प्लेट्स का जब पोटेंशियल इसके इक्वल हो जाता है तो फिर ये कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो जाता है, वहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस मैक्सिमम हो जाती है। तो जब हमने मीडियम रखा उससे पहले तो ई कम हुआ, फील्ड वीक हुआ, फिर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस वीक हुआ, कम हुआ। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ ये ज़्यादा हो गया, दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, ये ज़्यादा हुआ, फ़ौरन से फिर से कोई अगर चार्ज जो है वो इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ आ सकता है। इसी वजह से बच्चों हम कहते हैं कि किसी कैपेसिटर के चार्ज होने का जो टाइम होता है ना वो इन्फिनिट होता है। ये अब हम उस तरफ जा रहे हैं, लेक्चर 22 में ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी कैपेसिटर के फुली चार्ज होने का टाइम इन्फिनिट होता है। कोई भी कैपेसिटर जो है वो जब 99% चार्ज हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि नाउ दिस इज़ फुली चार्ज्ड। तो वो जो 99 के बाद 1% बचती है जिसमें इन्फिनिट टाइम लगता है, ये वही टाइम है जिसमें अभी भी कोई इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ आके जो है वो शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, ये बात अब हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाले टॉपिक में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं। तो फिलहाल बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर वी डिक्रीज़ हो जाएगा तो फिर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है जब मीडियम आ जाएगा दो प्लेट्स के दरमियान तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस से जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, एक बात आप लोगों ने ये याद रखनी है। दूसरा बच्चों आपने ये याद रखना है कि जब हम किसी मीडियम को किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखते हैं तो कैपेसिटर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कम हो जाती है। ये भी आपने एक बात याद रखनी है। ठीक है, क्या मैंने कहा कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है डिक्रीज़ कर जाती है। किसी भी कैपेसिटर की सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ कर जाती है जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं। इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी एक लॉजिक है, इस तरफ से भी हम इसको समझ सकते हैं कि कैपेसिटेंस कैसे बढ़ती है। अब देखिए भैया, जब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कि यहाँ पड़ा हुआ है, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में पोलराइजेशन हो गई है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो अब ये जो दोनों प्लेट्स हैं आमतौर पे यही करते हैं कि दोनों प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक को कंप्रेस करते हैं। ठीक है, अब इस पोलराइजेशन के नतीजे में इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव प्लेट के जो चार्जेस हैं वो इनके नेगेटिव चार्जेस के साथ जो है वो स्टिक कर सकते हैं। ये जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव के साथ और ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव के साथ। तो इस प्लेट ए और प्लेट बी की जो चार्ज पर यूनिट एरिया है या उसका जो चार्ज है वो डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, डेफिनेटली जब हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ की है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है वो होती है Q ओवर A। तो इसका मतलब है Q ओवर A डिक्रीज़ कर गया, चार्ज पर यूनिट एरिया डिक्रीज़ कर गया। तो इसका मतलब है कि इस प्लेट A और प्लेट B के ऊपर जो टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज थी Q वो डिक्रीज़ हुई, वो इन नेगेटिव चार्जेस के साथ मिलने की वजह से। अब जैसे ही प्लेट A और प्लेट B की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कम होती है, ये चार्ज पर यूनिट एरिया दोनों प्लेट्स का कम होता है, तो फिर वही प्रोसेस के जैसे चार्ज Q कम होगा, अब देखें Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे Q कम होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होती है, तो दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाता है। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, सोर्स वोल्टेज या पोटेंशियल EMF ज़्यादा हो जाती है, तो फिर दोबारा से मज़ीद चार्ज जो है वो स्टोर हो सकते हैं, जिसकी वजह से कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ सकती है या बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू उम्मीद है आप लोगों को इसकी जो है वो समझ आ गई है कि किस तरह से किसी कैपेसिटर की
जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ती है। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हुआ, तो इसको मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट मीडियम। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में जो भी आप सोच रहे हैं आपको उसका आंसर मिला है। आई होप कि आपको आंसर, आई एम श्योर कि आपको आंसर जो है वो मिल जाना चाहिए, मिला होगा। इन केस के अगर अभी भी आप लोग समझते हैं कि कोई पॉइंट जो है वो मिस हुआ है या आप लोगों के माइंड में है, तो आप लोग जो है उसको फिर कमेंट्स में लिखें और मुझे पता चले, फिर उसको हम इस चैप्टर के लास्ट पे जो वीडियो हमने बनानी है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन, उसमें फिर उसमें मैं उसको इंक्लूड करूँगा, उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को जो आप लोग ज़रूर अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करें। तो इस लेक्चर के अंदर ही एक और लेक्चर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, छोटा सा टॉपिक भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। इसको अच्छा सा पढ़ें, इसके एमसीक्यूज़ जो है उसको प्रिपेयर करें, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वो भी प्रिपेयर करें और अपना ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें और कमेंट्स जो है उसको ज़रूर कमेंट करें। कमेंट पे मैं जो है वो खासा स्ट्रेस करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और उस कमेंट्स में अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस जो है वो आप लोग पूछें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।